जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को साथ में देखते हैं जिससे कि आपको दर बदर भटकना ना पड़े। तो आज हम 15 फरवरी का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। हर शाम 6 बजे आपके सामने ये वीडियो जो है वो आ जाता है और वीडियो को प्रेजेंट करता हूँ मैं मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए सबसे पहले तो एक एमसीक्यू देखते हैं। जैसे कि हर रोज़ हम एक एमसीक्यू लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जो डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखते हो वो मैं पढ़ता भी हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आप इतने शिद्दत से, इतने डेडिकेशन के साथ पार्टिसिपेट करते हो। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कंसिडर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है ये पूछा गया है। लार्जेस्ट वॉल्केनो इन द सोलर सिस्टम इज ऑन मार्स। मार्स पर लार्जेस्ट वॉल्केनो हमें देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है मार्शियन ईयर इज लॉन्गर देन अर्थ ईयर। जो मार्स है उसका जो ईयर होता है लॉन्गर होता है देन द अर्थ ईयर। देन फोबोस एंड डाइमोस जो है ये मार्शियन मून है, मार्स के मून है। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आपके पास है 1, 2, 1, 3 नन ऑफ दी अबव। इसका जवाब जो है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसी के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप यहाँ पर ज़रूर बताइए। और वीडियो शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस लाए गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है, एथिक्स कंप्लीटली अवेलेबल है और आंसर राइटिंग का जो कोर्स है वो भी वहाँ पर चल रहा है। और भी बहुत सारे कोर्सेज GS 1, 2, 3, 4 सभी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। डेमो लेक्चर जो है वो आप देख सकते हो और मैं आपको गारंटी देता हूँ एक बार अगर आपने क्वालिटी देख ली उसके बाद आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है क्योंकि इतना कम सब्सक्रिप्शन है कि लोगों को डाउट होता है कि क्या ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए। तो जी नहीं, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। मतलब एक बार अगर आप ले लोगे तो जितने भी कोर्सेज है आने वाले हैं सभी कोर्सेज को आप देख सकते हो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। तो वीडियो को आप यहीं पर पॉज करके लगे तो डाउनलोड कर लीजिए पहले एमएम एकेडमी ऐप। आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर न्यूज़पेपर पर आते हैं। सबसे पहले तो एक्सप्लेन सेक्शन जो हमें इंडियन एक्सप्रेस में देखने को मिलती है उसके बारे में देखते हैं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई, मतलब आज आपके लिए गुड न्यूज़ है या नहीं पता नहीं, पर मुझे आज बड़ा अच्छा लगा इंडियन एक्सप्रेस खासकर पढ़ के। क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस में अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट सभी आर्टिकल जो है वो डिस्कस करने जैसे हैं कि मतलब हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस जो है हमारे इसमें कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम मौका आता है जहाँ पर सभी एडिटोरियल जो है वो हम डिस्कस कर रहे हो। तो यहाँ पर आज वैसा मौका आया है और सभी एडिटोरियल जो है वो थोड़े सॉल्यूशन ओरिएंटेड ही है जिससे कि हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कैलाश रेंज जो है उसके बारे में बात की गई है कि कैलाश रेंज जो है इतनी मैटर क्यों करती है। तो देखिए कैलाश रेंज ये मैं GS 1 पर्सपेक्टिव से भी इसको डिस्कस करूँगा, GS 2 पर्सपेक्टिव जो है उससे भी इसको डिस्कस करूँगा। तो इसमें हम पर्टिकुलरली जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है उनको भी देखेंगे, प्लस यहाँ पर जो हमारे पॉलिटी के इंटरनेशनल रिलेशन के फैक्टर्स आते हैं उसे भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर नेपाल में जो प्रोटेस्ट है वो क्यों चल रही है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो सड़कों पर लोग हैं वो जमा होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, खासकर जो महिलाएं हैं वो देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू हम जानेंगे। देन उसके बाद एडिटोरियल पेज, आइडियाज़ पेज जब हम देखते हैं तो ये दोनों जो आर्टिकल है, एक तो ये वाला एडिटोरियल, देन उसके बाद ये वाला एडिटोरियल, दोनों को हम मर्ज करके देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फार्मर्स है, मतलब फार्म है, मतलब एग्रीकल्चर है, उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब आप बोलोगे तो कई दिनों से चल रहा है, इसमें नया क्या है? नया ये है कि यहाँ पर चाइना एंड इजराइल में जो फार्मिंग होती है उससे यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि इंडिया जो है उसने क्या गड़बड़ी की जो कि चाइना एंड इजराइल जो है वो इतने आगे निकल गए, भले वो पर कैपिटा हो या कुछ भी हो। तो यहाँ पर आगे क्यों निकल गए तो उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। प्लस यहाँ पर अब जो प्रॉब्लम है, समस्या है, इंडिया ने क्या नहीं किया वो पता चल रहा है। प्लस ये वाला जो एडिटोरियल है ये इसके लिए एक सोल्यूशन जो है ये प्रोवाइड करता है। तो मतलब दोनों ही एडिटोरियल जो है काफ़ी खूबसूरती से यहाँ पर दोनों को एक दूसरे के लिए ही लिखे गए हैं, है ना। मतलब वैलेंटाइंस डे पर लिखे गए ऐसा यहाँ पर नज़र आता है। देन यहाँ पर टूल किट फॉर चेंज, तो ये वाला जो है ये वाला एडिटोरियल हम नहीं देखेंगे क्योंकि अगेन वो टूल किट जो है उसके बारे में बात की जा रही है, फालतू की चीज़ें हो। देन यहाँ पर अगर हम देखते हैं मोस्ट वल्नरेबल फर्स्ट, तो कौन सी कैटेगरी के बारे में बात की जा रही है, कौन सी कैटेगरी मोस्ट वल्नरेबल है। मतलब यहाँ पर जो हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं
उसमें हम फ्रंट लाइनर वर्कर्स को दे रहे हैं, लेकिन ये जो वल्नरेबल वर्कर है इनको हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं, और ये हम मतलब छोड़ते ही आ रहे हैं हर चीज़ से, सोशल सिक्योरिटी से लेकर तो सभी चीज़ों से छोड़ते आ रहे हैं। तो ये कौन सा सेक्शन है, इसके बारे में बात की जा रही है, तो हम यहाँ पर देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 15th फाइनेंस कमीशन जो उसके बारे में बात की जा रही है, तो 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट सभी एडिटोरियल हम यहाँ पर लेने वाले हैं, और इसका विपरीत हमें देखने को मिल रहा है द हिंदू में। मतलब आज एक भी एडिटोरियल जो है वो हमारे लिए काम का नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो ये वैक्सीनेशन काम का नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो सऊदी अरेबिया एंड येमेन, उनके बीच में जो घमासान चल रहा है, ये कई बार हमने डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, तो अभी ये उसमें कुछ नया नहीं आया। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भी ट्विटर में चीज़ें हो रही है कि ट्विटर से बहुत सारे अकाउंट जो है वो बैन कर दिए गए हैं, बहुत सारे अकाउंट वे रिस्टोर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या पावर मिलती है, क्या किस बलबूते पर चीज़ें इस तरीके से हो रही है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारा एक अधिकार है। उसी के साथ साथ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो भी हमारा अधिकार है। अब इंटरनेट के थ्रू अगर हम विचार जो है वो प्रकट कर रहे हैं तो ये भी हमारा अधिकार है ना। मतलब राइट टू एक्सेस इंटरनेट ये हमारा एक अधिकार है। तो ये पर्सपेक्टिव से यहाँ पर अगर गवर्नमेंट उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन से बलबूते पर लगा सकती है, क्या हो सकता है, यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, कुछ नया नहीं है। अब रूट ऑफ द प्रॉब्लम है सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देन यहाँ पर अगेन ट्विटर जो उसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर वैक्सीनेशन मार्केट जो उसके बारे में बात हो रही है। तो आज द हिंदू में मतलब पूरा मतलब दिल फेंक वाला ये रहा है कि मतलब वो ऐसा था कि जितने भी एडिटोरियल्स है वो सब मतलब अपने इसके साथ थे। चलो यहाँ पर पहला एडिटोरियल हम देखते हैं कि भाई कैलाश रेंज मैटर। देखिए GS1 एंड 2, कुछ हद तक 2 जो है उसके लिए भी ये एडिटोरियल जो आपको काम आएगा। अब यहाँ पर जब हम कैलाश रेंज की बात करें तो कैलाश रेंज है कहाँ पर, ये भी तो हमें पता रहना चाहिए, मतलब कहाँ पर आती है। तो आपने हिमालय के बारे में सुना होगा, है ना, हिमालय के बारे में सुना है। हिमालय मतलब वो प्रोडक्ट्स नहीं, हिमालय के बारे में सुना है, हाँ बस वही हमें कैलाश रेंज देखने को मिलती है। मतलब काराकोरम रेंज हो गया, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग है। सबसे ऊपर हमें ग्रेटर हिमालयस देखने को मिलते हैं, देन उसके बाद लेसर हिमालयस देखने को मिलते हैं, देन उसके बाद शिवालिक जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स है उसमें हमने कवर की हुई है ना, ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स लिए हुए हैं। तो इस तरीके से हमें कैलाश रेंज जो है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको माउंट कैलाश जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर है मानसरोवर लेक, यहाँ पर क्या है, मानसरोवर लेक। अब क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में, देखिए जो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में पूछता हूँ ना, इसका जवाब आप ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो तो उससे अपने आप जो रिक्वायरमेंट है वो डेवलप हो जाती है। तो जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ थ्रू आउट दी वीडियो वो आप लिखते रहा कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर कोई आलसी व्यक्ति है, अगर उसको लिखने में बहुत तकलीफ हो रही है या फिर उसको जवाब नहीं पता है, तो कमेंट सेक्शन में पढ़ के एटलीस्ट वो सीख सकता है। तो यहाँ पर मानसरोवर जो है वहाँ से कौन सी नदी, मैं नदी की बात कर रहा हूँ जिसका ताल्लुक इंडिया से है, ठीक है, जिसका ताल्लुक इंडिया से है, तो कौन सी नदी जो है वो मानसरोवर से उसका उगम, मतलब उसके पास से उसका उगम जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर हो गया माउंट कैलाश, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर आपको नेपाल जो है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमारा इंडिया जो है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भूटान जो है वो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कौन सा होगा, सिक्किम जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें माउंट एवरेस्ट जो है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर है काठमांडू, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरऑल जो मैप है, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या फिर आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप मैप के थ्रू पढ़ा करो। मैप बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मैप के थ्रू अगर आप कोई भी पढ़ाई करते हो तो फिर मतलब समझ लो कि आपके दिमाग में वो बैठ गया है, छप गया है। अब देखिए डिटेल्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, अर्ली अक्टूबर 1962। अब यहाँ पर सीधे सीधे 1962 की बात हो रही है, मतलब किसकी बात हो रही है, मतलब यहाँ पर इंडिया एंड चाइना वॉर की बात हो रही है ना। अब यहाँ पर चेयरमैन माओ जेडोंग उन्होंने डिसाइड किया कि अब लार्ज स्केल इन्वेजन जो है यहाँ पर हम आने वाले हैं। मतलब क्या होगा, यहाँ पर इधर साइड हमें चाइना जो है वो देखने को मिल रहा है, और चाइना ने यहाँ पर ठान ली कि भैया हम लार्ज स्केल इन्वेजन जो यहाँ पर करने वाले हैं। और इन्वेजन के तौर पे हमें क्या देखने को मिलता है, जो अक्साई चीन वाला एरिया है, ये अक्साई चीन वाला एरिया जो है ये पूरा का पूरा पाकिस्तान कंट्रोल में चला जाता है ना। ये अक्साई चीन वाला एरिया, ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये नाम ही बताता है कि POK, है ना। अब यहाँ पर हमें POK जो है मतलब पाकिस्तान का जो ऑक्यूपाई किया हुआ हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ये वाली जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये वाली लाइन हमें देखने को मिलती है, कौन सी, ये लाइन है लाइन ऑफ
कंट्रोल, है ना, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। तो फिर ये लाइन को क्या कहा जाता है? ये लाइन को कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना। अब दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये लाइन डिमार्केटेड है, ये लाइन डिमार्केटेड है, मगर वही अगर हम बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तो ये डिमार्केटेड नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि डिमार्केटेड का मतलब होता है कि दोनों ही तरफ की सरकारों को पता है कि हाँ ये लाइन है, लेकिन जो डिमार्केटेड नहीं होती है दोनों ही सरकारें अपना तर्क लगाती रहती है कि हाँ ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, सामने वाली सरकार को लगता है ये वाली लाइन है। तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी यहाँ पर ऑफेंसिव बिगिन करती है अक्टूबर 20, 1962 साइमल्टेनियसली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर में। देखिए हमारे भारत का ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर जो है, मतलब अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलरली ये जो है ये वेस्टर्न सेक्टर हमें देखने को मिलता है। वेस्टर्न पार्ट जो है हमारे भारत का, उसके तरफ भी चाइना का क्लेम जो है वो रहता है, डिस्प्यूट रहता है। देन ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी रहता है, देन इधर का जो पोर्शन है उसमें भी हमें देखने को मिलता है ना। पर्टिकुलरली सभी तरफ हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अक्साई चीन देखते हैं जो हमें वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अपना जो एग्जीक्यूशन है वो शुरू कर देते हैं। अब ये करते हैं 2 फेज़ में। फर्स्ट फेज़ अगर हम देखते हैं तो इसमें यहाँ पर इंडिया पोस्ट एंड दौलत बेग ओल्डी, गालवान, ये सब जो है ये सब यहाँ पर मतलब बेसिकली पोंगोंग सो ये जो है ये एरिया यहाँ पर कवर करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये दौलत बेग है ना। यहाँ पर आपको जो लेक है वो देखने को मिलता है, पोंगोंग सो लेक, है ना। अभी भी कॉन्फ्लिक्ट जो है उसके आसपास ही हमें देखने को, गालवान वैली है ना, उसके आसपास हमें देखने को मिलता है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप टॉप पे हो ना तो आपको एक बेनिफिट मिलता है, इसीलिए हर कोई टॉप पे जाना चाहता है। टॉप पे मतलब सक्सेस के मामले में नहीं, लेकिन पहाड़ों पर जाना चाहता है, क्योंकि जो जिसके पास पहाड़ है ना, जैसे हमारे पास सियाचिन ग्लेशियर है तो हमारे पास मतलब हाईएस्ट बैटलफील्ड हमें देखने को मिलती है, और वहाँ पर हम रहने की वजह से अच्छा खासा एक एडवांटेज जो है वो मिल जाता है। तो फर्स्ट फेज में ये सब किया गया। सेकेंड फेज में अगर हम देखते हैं तो टैक्टिक पॉज 3 वीक्स ऑन नवंबर टू कैप्चर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कैलाश रेंज। कैलाश रेंज जो है उसको भी यहाँ पर ग्राफ्स करने की कोशिश की गई। कैलाश रेंज जो है हम लेंगे, ऐसी यहाँ पर कोशिश जो है वो की जाती है। अब कैलाश रेंज के बारे में ये तो हमने देख लिया, यहाँ पर जो जीएस पेपर 2 पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम इंटरनेशनल रिलेशन देखेंगे एमएम एकेडमी ऐप पर, उसमें हम ये सारे जो वॉर्स है वो भी कवर कर लेंगे, है ना, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। यहाँ पर कैलाश रेंज की जब हम बात करते हैं तो कैलाश रेंज के बारे में जो हम जीएस 1 पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो काराकोरम रेंज एंड होता है नदर्न साइड ऑफ द पोंगोंग सो। कैलाश रेंज जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द सदर्न बैंक एंड रन्स टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट फॉर ओवर 60 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कैलाश रेंज तो कहाँ से, यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग रेंजेस दी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये है काराकोरम रेंज, नीचे आपको लद्दाख रेंज जो है वो नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको झांसकर रेंज जो है वो नज़र आएगी। अब यहाँ पर काराकोरम रेंज जो है वो खत्म हो गई, पैंगोंग सो लेक। देन उसके बाद कैलाश रेंज जो है वो देखने को मिल रही है। कैलाश रेंज अगर हम देखते हैं तो हमें ये वाली जो है ये हो गया, ये हो गया, है ना, कैलाश रेंज जो है ये देखने को मिलती है। अब इसकी खासियत अगर आप देखोगे तो क्या है, कैलाश रेंज जो है ये रगड़ है, ब्रोकन टेरेन है ना, और हाइट जो है वो भी यहाँ पर वेरी होती है। इसमें की फीचर्स अगर हम देखते हैं तो हेलमेट टॉप, जो गुरुंग हिल है ना, अलग अलग जो गैप है, उसी के साथ साथ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है रेजांगला। रेजांगला जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी चीज़ एक आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो रिच डोमिनेट्स जो खुशुल बॉल है इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन सेंटर है, तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको कभी कभार पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जो एक मैप है उसके थ्रू यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया हिल्स हमें देखने को मिलता है ना। देन उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे तो माउंट एवरेस्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर अरावली रेंज जो है वो हमें देखने को मिलती है, बराबर है, जो कि पैरेलल है। यहाँ पर विंध्यन रेंज जो है वो हमें देखने को मिलती है। ये छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब मिनरल्स पर्सपेक्टिव से सबसे हेल्दी, सबसे रिच वाला प्लेट्यू हमें देखने को मिलता है। यहाँ से गंगा नदी जो है वो बहती हुई देखने को मिलती है। यहाँ पर यमुना नदी जो है वो बहती हुई देखने को मिलती है। ऊपर इंडस रिवर जो है वो हमें देखने को मिलती है ना। देन चेनाब, रवि, बियास, सतलज, वो सारे जो झेलम सभी रिवर जो है वो रिवर्स हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ से ब्रह्मपुत्रा जो है वो निकलती है, यहाँ से यू टर्न मारती है, देन उसके बाद एंटर करती है। तो इस तरीके से पूरा एक जोग्राफिकल मैप जो है वो आपको पता रहना बहुत ज़रूरी रहता है इंडिया का। अब जैसा मैंने आपको कहा था रेजांगला, तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेजांगला जो है ये यहाँ पर दिया हुआ है रेजांगला, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो ये है चांगला, यहाँ पर आप देखोगे तो ये है जाराला, ठीक है। तो चाइनीज़ जो है उन्होंने यहाँ पर डिटेल रिकनॉइजेंस जो है ऑफ रेजांगला ये यहाँ पर किया, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर ट्रूप जो है उनको अटैक जो है वो सब यहाँ पर किए गए।
एपिक बैटल यहाँ पर हमें देखने को मिली, लिटरली यहाँ पर लास्ट मैन लास्ट राउंड इस तरीके से देखने को मिला। और मेजर जो शैतान सिंह है उनको यहाँ पर अवार्ड पद्म वीर चक्र, चाइनीज़ को 21 किल्ड एंड 98 वाउंडेड। तो इस तरीके से टोटल हमें देखने को मिला। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से वॉर हुए, किस तरीके से हुए, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो एडिटोरियल है वो GS1 पर्सपेक्टिव से मैं समझता हूँ, क्योंकि जो जियोग्राफी है, जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, ये एरिया के लिए आपको जो अभी स्टैंड ऑफ फंड ऑफ चल रहा है उसके पर्सपेक्टिव से आपको कुछ पॉलिटिकल पूछने के बजाय जियोग्राफिकल पूछने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो रिवर्स हो, जो रेंजेस हो, माउंटेन पीक्स हो, ये सारी चीज़ें इसके बारे में आपको पता रहना ज़रूरी है। तो कैलाश रेंज यहाँ पर भी कोशिश की जाती है, लेकिन कैलाश रेंज जो है हमारे पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो भी चीज़ें है मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाती है ना। तो ये यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए। तो नेक्स्ट यहाँ पर आ रहे हैं वुमेन इन नेपाल, ग्रोइंग वॉइस नाउ अगेंस्ट प्रपोज्ड रिस्ट्रिक्शन। तो ये हमारे GS2 पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, खासकर इंटरनेशनल रिलेशन अगर हम देखते हैं या फिर दूसरे कंट्री में क्या चल रहा है उसके संदर्भ में। हमारे यहाँ पर जैसे विमेन के लिए अगर कहीं पर कोई कानून लाया जाता है, कहीं पर कुछ बनाया जाता है, फ़र्ज़ कीजिए सऊदी अरेबिया में अगर कोई कानून बनाया गया है, अगर लिबर्टी दी गई है, और कोई और कंट्री में अगर वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, तो उसको कनेक्ट करके इंडिया जो है क्या उस पर फ़र्क पड़ेगा, इंडिया जो है वो वहाँ पर किस तरीके के कानून जो है वो देखने को मिलते हैं, ऐसी चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जाती है कनेक्ट करके। तो यहाँ पर आपको डॉट्स जो है वो मिलाना पड़ते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स मोस्टली यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट, देन राइटर्स, जर्नलिस्ट, लार्ज नंबर ऑफ वीमेन जो है वो देखने को मिल रही है, वो स्ट्रीट्स पर है नेपाल में अगेंस्ट प्रपोज्ड लॉ, ठीक है, जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है ऑन फॉरेन ट्रैवल ऑफ वीमेन बिलो 40 ईयर्स ऑफ एज। हैं, क्या बोल रहे हो सर, 40 ईयर्स? आपने गलती से 40 कर दिया है क्या? वहाँ 4 चाहिए होगा, 4 साल के नीचे अगर है तो उसको यहाँ पर करना पड़े। ना 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 ना, यहाँ पर ऐसा नहीं है। 40 ईयर्स जो है वही है। 40 ईयर्स के नीचे कोई भी महिला को अगर कहीं ट्रैवल करना है अब्रॉड, तो फिर उनको कंसेंट जो है वो लेना पड़ेगा। मतलब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि यहाँ पर जो 40 ईयर्स के नीचे है महिला, अगर वो ट्रैवल करना चाहती है किसी और देश में, तो उनको लेटर ऑफ कंसेंट जो है वो लेना पड़ेगा फ्रॉम द गार्डियन ऑफ हर फैमिली, जो यहाँ पर मेल मेंबर देखने को मिलता है, और फ्रॉम वार्ड ऑफिस, जो रीज़न है ट्रैवल का वो स्पेसिफाई करने के लिए। प्रोटेस्टर जो है यहाँ पर कॉल देयर एजिटेशन असर्शन ऑन देयर राइट टू जस्टिस फ्रॉम एन एस्टैब्लिशमेंट कंट्रोल बाय मेल्स। यहाँ पर बेसिकली क्या बोला जा रहा है, इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों, इतना सब कुछ ये क्यों हो रहा है ना, बट ऑब्वियस रहेगा। अब देखिए गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑलरेडी काफ़ी वल्नरेबल है। मतलब नेपाल जो है उसमें ऑलरेडी पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, विद प्राइम मिनिस्टर KP ओली हैविंग डिसॉल्व द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना, जो ख़त्म होना था उसके 2 साल पहले। ये वाला चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो वीमेन जस्टिस, है ना, यहाँ पर आप देखोगे तो वीमेन के बारे में ऑलरेडी नेपाल में काफ़ी प्रॉब्लम समस्याएं जो है वो चल रही है, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गए, है ना। और उसी के साथ साथ जो गवर्नमेंट है उन पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव जो है इसके लिए बना रहता है। अब देखिए यहाँ पर रेप वगैरह तो ये भी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ट्रैफिकिंग जो है ये भी बहुत ज़्यादा होती है। बिसाइड्स रेप केसेस लार्ज नंबर ऑफ नेपाली वीमेन जो है उनको ट्रैफिक किया जाता है टू द मिडल ईस्ट। ऑफिशियल रिकॉर्ड यहाँ पर बताता है दैट ऑन एन एवरेज 3 to 4 ऑफ दिस वर्कर्स कम बैक होम डेड एवरी डे। समझ रहे हो आप? वाइल सम अदर रिटर्न्स पेनीलेस, सेक्सुअली अब्यूज एंड फिजिकली टॉर्मेंटेड। इतनी बुरी अवस्था जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय के लिए लेकर जाते हैं, देखिए कैसा है यहाँ पर नेपाली जो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब आउट ऑफ देश जाकर वो काम कर ही नहीं रहे। यहाँ पर 500,000 नेपालीज अगर हम देखते हैं, मेनी ऑफ द वुमेन लीव द कंट्री ईच ईयर फॉर स्टडीज़ एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़। रेमिटेंस कॉन्ट्रीब्यूट जो है वो भी अगर आप देखोगे तो GDP का 1/3 हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर एजेंसी जो यहाँ पर करती है वो भले यहाँ पर बोल दे कि हाँ हाँ ऐसा है, लेकिन फिर भी ट्रैफिकिंग करके उनको लेकर जाया जाता है। और ख़ासकर अगर हम देखते हैं तो इंडिया से ट्रैफिकिंग जो है, क्योंकि वहाँ से इंडिया में लेकर आना काफ़ी आसान है, इंडिया से फिर ट्रैफिकिंग करके जो है वो ले जाया जाता है। तो इस तरह की हरकतें हमें देखने को मिलती है। विमेन अगर हम देखते हैं नेपाल में तो देखिए लिटरेसी रेट ये सब तो इंक्रीज़ होता हुआ हमें देखने को मिला है, ठीक है। विमेन हैव बीन वोटर सिंस नेपाल फर्स्ट विटनेस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस 1958 में।
और कैबिनेट में बोलिए, इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे बोलिए, वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी महिलाओं को मिला है। इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो है 2007 की, यहाँ पर प्रोविजन बना कि एटलीस्ट 1/3 जो वुमेन है उनका पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन रहना चाहिए, लेकिन जो मेल डोमिनेंस है वो तो दिखता ही है, ठीक है, ये तो हमें देखने को मिलता ही है। तो ये पर्सपेक्टिव आ जाता है। अब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, जैसे कि आपके लिए एक होमवर्क है कि जितनी भी महिलाओं से रिलेटेड, ठीक है, महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स है उसमें नेपाल का एंड इंडिया का जो रैंक है वो आप अगर कमेंट सेक्शन में लिख पाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं जो लेसन्स हम यहाँ पर चाइना एंड इजराइल से सीख सकते हैं एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से, तो हमारे GS3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चाइना अगर हम देखते हैं तो 3 टाइम्स मोर एग्री आउटपुट प्रोड्यूस करता है दैन इंडिया स्मॉलर एरिएबल लैंड से। देखिए हमारे यहाँ पर जितनी एरिएबल लैंड है, जितना यहाँ पर हम जिस लैंड पर जितना उगा सकते हैं उससे कम ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन हमें चाइना में देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी 3 टाइम्स ज़्यादा जो उपज है वो चाइना में हमें देखने को मिलती है। एवरेज होल्डिंग साइज अगर हम देखते हैं चाइना में वॉज जस्ट 0.9 हेक्टर इन 16-18, स्मॉलर देन इंडिया 1.08 हेक्टर इन 15-16। सो देर इज़ नो डाउट कि स्मॉल होल्डर जो है वो भी यहाँ पर वंडर्स कर सकते हैं। हम जो यहाँ पर एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमारे यहाँ पर जो फार्मर्स है वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो श्रिंक होती जा रही है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो कम होती जा रही है, स्मॉल होल्डर्स रह रहे हैं, लेकिन स्मॉल मार्जिनल होल्डर जो होते हैं वो भी यहाँ पर अच्छा काम कर सकते हैं अगर उनको सही इंसेंटिव्स दिया जाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और रिसर्च सपोर्ट दिया जाए तो, ठीक है। एज ए रिजल्ट एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है वो रेशो 1.9 पर डे डेफिनेशन वॉज ओनली 0.7% इन चाइना एज अगेंस्ट 13.4% इन इंडिया 2015 में अगर हम देखते हैं तो। यहाँ पर देखिए कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, इंडिया, चाइना, इजराइल, ये जो 3 कंट्रीज़ है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी जो है लेट 1940 से शुरू की। चाइना का पर कैपिटल इनकम जो है डॉलर टर्म में इज़ ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंडिया के मुकाबले अगर देखा जाए, इजराइल ऑलमोस्ट 20 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ इंडिया। GDP की हम बात करते हैं, लेकिन GDP तो ठीक है, GDP ऊपर रही तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ GDP ऊपर रहना ये कोई सही संकेत नहीं है। जो पर कैपिटा है वो भी सही होना चाहिए, मतलब एवरेज इंसान कितना कमा देता है उस देश में वो भी इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूट करता है जस्ट 8% ओवरऑल GDP चाइना के मुकाबले, इसमें अगर देखा जाए तो ओवरऑल GDP, आप समझ रहे हो संकेत किस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट जस्ट 8% ऑफ ओवरऑल GDP इन चाइना कंपेयर टू ऑलमोस्ट 17% इन इंडिया एंड ओनली 1% इन इजराइल। मतलब एग्रीकल्चर जो है उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है, मतलब 17% के आसपास देखने को मिलता है, वही इजराइल में सिर्फ 1% है, चाइना में अगर देखा जाए तो 8% है, जबकि उपज जो है काफ़ी ज़्यादा चाइना में हो रही है, हमसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो चाइना में हो रहा है ना। मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में अच्छा खासा प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन लोग जो है वो एग्रीकल्चर में कम है, बाकी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिल रहे हैं। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग जो है वो एग्रीकल्चर के बाहर मूव हुए हैं। अब कितना हुए हैं, हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 42% जो है वर्कफोर्स वो हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। मतलब 42% वर्कफोर्स जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करवा रही है 17% हमारी GDP में। अब अगर हम बात करते हैं इजराइल की तो लेस देन 1% जो है वो हमें एग्रीकल्चर में देखने को मिल रही है, लेस देन 1%, एंड स्टिल दे आर कंट्रीब्यूटिंग 1% इन एग्रीकल्चर। तो अगर उस तुलना में देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो 42% है तो एटलीस्ट हमारे यहाँ पर 35% GDP में कंट्रीब्यूशन जो है वो कर सकते थे, है ना। 26% चाइना की वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिल रही है, और वो यहाँ पर कितना 8% जो है वो यहाँ पर ओवरऑल GDP जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। अब चाइना के रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते तो चाइना यहाँ पर उसने इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो शुरू किए 1978 में। हमने कब से शुरू किए, 1991 से। 1978 से शुरू कर दिए। एग्रीकल्चर को उन्होंने सबसे पहले लिया कि भाई आओ तुम्हारा पहला पेलते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो लैंड होल्डिंग्स है ना, एग्री मार्केट्स है, उनको यहाँ पर काफ़ी लिबरेट कर दिया कि भैया अब तुमको छूट है, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मतलब यहाँ पर हायर प्राइस जो है फार्मर्स को लेने के लिए उन्होंने छूट दे दी उनके प्रोड्यूस की, है ना। इसके वजह से क्या हुआ, 1978 से 84 तक फार्मर की जो इनकम है चाइना में ऑलमोस्ट 14% से यहाँ पर इंक्रीज हो गई, मोर देन डबलिंग इन 6 ईयर्स।
तो इसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो बढ़ावा है वो यहाँ पर दिया गया फार्मर्स को। चलो भैया तुम्हारे हिसाब से मोनोपोली क्रिएट कर लो, तुम्हारा फ़ायदा होने दो, ठीक है। वही अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 1991 में रिफॉर्म जो है वो यहाँ पर देखे गए, लेकिन एग्रीकल्चर को ये रिफॉर्म ने बाईपास कर दिया कि भैया हम देखेंगे तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर देखेंगे ना, हम यहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं देखेंगे, है ना। कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट जो है टैरिफ एंड मैन्युफैक्चर गुड्स यहाँ पर रिड्यूस किए गए, बट इंडियन एग्री फूड पॉलिसीज जो है ये यहाँ पर कंज्यूमर ओरिएंटेड रही, ठीक है। कंज्यूमर ओरिएंटेड हमें देखने को मिली। मतलब क्या, मतलब कि अगर जो फार्मर्स है अगर वो अपने दाम बढ़ाना चाहे तो गवर्नमेंट बोलेगी ना 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 ना, कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है, अरे बाप रे 100 रुपये किलो कांदे मिल रहे हैं, ना ना भैया इतना फ़ायदा हम फार्मर को कैसे पहुंचा सकते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। एक्सपोर्ट कंट्रोल किए गए कि यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे, ओ माय गॉड एक्सपोर्ट जो है उसको रोक दो, एक्सपोर्ट मत होने दो, फार्मर को हो गया नुकसान। स्टॉक लिमिट जो है वो लगाई गई। क्या होता है, स्टॉक्स अगर यहाँ पर बढ़े, अभी समझ लीजिए कि फ़र्ज़ कीजिए कि जो कांदे हैं वो 10 रुपये पर केजी जो है वो अगर मिल रहे हैं, अब फार्मर्स को चाहिए यहाँ पर 20 रुपये पर केजी, तो क्या करेंगे, स्टॉक यहाँ पर लगा देंगे कि नहीं हम बेचेंगे नहीं, हम बेच ही नहीं रहे, हम बेच ही नहीं, सप्लाई यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा तो अपने आप डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 50 रुपीज़ यहाँ पर भी स्टॉक लिमिट लगा दी गई कि नहीं नहीं भैया आप स्टॉक मत करो, यहाँ पर बेचो, मतलब 10 रुपये तुमको नुकसान हो रहा है होने दो, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर देखने को मिला। इजराइल जो है ये यहाँ पर इसने यूनिक ही कर दिया। मतलब सोचिए आप कि जहाँ पर पानी की इतनी समस्याएं हैं, ठीक है, वहाँ वैसे सिचुएशन में यहाँ पर सारे के सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेकर आना, एग्रीकल्चर में इतना अच्छा ये करना, वो एक सच में लाजवाब बात जो है वो हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया में तो देखिए पंजाब, खासकर हम पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ पर जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है हमारा शुरू हुआ है ना, और वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। मतलब कि ग्राउंड वाटर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ख़राब हालत जो है, आप यहाँ पर देख सकते हो ग्राउंड वाटर की काफ़ी ख़राब हालत है ना। वाटर लेवल जो है बहुत बुरी तरीके का वहाँ पर ये हो रहा है। मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो पंजाब का जो इलाका है, पंजाब हरियाणा जो इलाका है, वहाँ पर जो फार्मिंग है वो डिग्रेड होती जा रही है ना, कम्प्लीटली डिग्रेड जो है वो हमें देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पर कैसा है कि एक सोल्यूशन जो है वो हमारे पास रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है कि आपको सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी है ना, फर्टिलाइजर्स ये सब देना, इससे क्या हुआ, एक्सप्लॉयटेशन जो है वो शुरू हो गया कि हाँ भैया फ्री में हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, चलो इरिगेशन निकालो, चलो पंप लगाओ, उखाड़ो पानी बाहर, है ना। फर्टिलाइजर, अरे छिड़को फर्टिलाइजर, सॉइल की फर्टिलिटी जा रही है, अरे छिड़को छिड़को छिड़को, ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो अब सोल्यूशन जो है उस पर आना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या है कि हमें जो वास्ट पॉपुलेशन हमें एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट देखने को मिल रही है वो यहाँ पर कम करना बहुत ज़रूरी है, और हमें यहाँ पर उनको शिफ्ट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर में। मतलब यहाँ पर जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है उनको यहाँ पर स्विच कराना, शिफ्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट कराने के लिए टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर जो है उसमें वर्कफोर्स जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो जितने टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, उतना ही जॉब लॉसेस जो है वो भी देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, रोबोटिक्स, वो अब लोगों के काम कर रहा है। यहाँ पर 3D प्रिंटिंग बोलिए, जीनोमिक्स बोलिए, तो सभी यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लोगों को रिप्लेस करते जा रहे हैं, तो लोगों की और जॉब जा रही है। मतलब हमें यहाँ पर वर्कफोर्स जो है बढ़ाना है ये सेक्टर्स में, लेकिन ये सेक्टर्स में तो ऑलरेडी यहाँ पर जॉब लॉसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, और बड़ी समस्या आ गई। अब यहाँ से जॉब लॉसेस होगी, ये भी कहाँ जाएंगे, एग्रीकल्चर में जाएंगे। मतलब और यहाँ पर जो हमें ये कम करना था अब ये और बढ़ते जाएगा, है ना। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द फार्मर्स अलोन, हमें यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना पड़ेगा हमारे नए इकोनॉमिक मॉडल का। नए इकोनॉमिक मॉडल को यहाँ पर एड्रेस करना पड़ेगा जिससे कि ओवरऑल समस्या जो है वो यहाँ पर हल हो जाए, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फिक्सेशन जो है प्राइजेस का ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्राइमरी गुड्स ऑन डे टू डे बेसिस, क्या बोला गया है यहाँ पर सोल्यूशन के तौर पर, ये सोल्यूशन का नाम है फर्स्ट ट्रेड मिनिमम प्राइस। हमने यहाँ पर MSP के बारे में सुना है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कुछ भी हो जाए हम आपको इतना पैसा तो है वो तो देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फर्स्ट ट्रेड मिनिमम प्राइस। मतलब जैसे कि हमारा जो शेयर बाज़ार होता है ना, शेयर बाज़ार में क्या होता है, सुबह सुबह 9:15 बजे शेयर मार्केट जो है वो शुरू हो गया। अब जैसे ही शेयर मार्केट शुरू हुआ वैसे ही फ़र्ज़ कीजिए कि जो रिलायंस है उसके एक शेयर की कीमत जो है वो फ़र्ज़ कीजिए 2000 रुपये जो है वो लग गई, ठीक है। अब यहाँ पर 2000 रुपये लगी, ये मिनिमम है। अब इससे नीचे शेयर की प्राइस जो है वो जानी ही नहीं चाहिए, ये जो प्राइजेस है ये ऊपर ही जाते रहेगी। मतलब इससे कम अब शेयर की प्राइसेस जो है वो कोई नहीं खरीद पाएगा,
समझ रहे हो? यही चीज़ इस पर लागू हो सकती है। मतलब कैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड मिनिमम प्राइस कि मतलब समझ लो कि ओनियन के प्राइजेस है, 1 किलो ओनियन है, उसका यहाँ पर फिक्स किया गया, फर्स्ट ट्रेड के लिए फिक्स किया गया है पैसा, वो है 50 रुपीज़। ठीक है, 50 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर फिक्स किया गया। मतलब 50 रुपीज़ से नीचे कोई भी ट्रेडर जो है वो यहाँ पर ख़रीद नहीं पाएगा उन ओनियन को। ठीक है, ये यहाँ पर मतलब क्या होगा, एग्रीकल्चर प्राइमरी गुड जो है डे टू डे बेसिस पर फिक्स होंगे पीरियडिकली लोकल फार्मिंग कम्युनिटी के द्वारा। एक बार अगर ये फिक्स हो गए, फिर यहाँ पर ट्रेडर जो है वो उनको कम्युनिटी उससे नीचे के प्राइसेस में नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक जो सोल्यूशन है वो लाने की बात की गई। ये सोल्यूशन आप आपके आंसर राइटिंग में, मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। एक्सरसाइज जो है फिक्सिंग प्राइस, ये यहाँ पर रोबस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी जो उसका इस्तेमाल करके हो सकती है कि हाँ आप मतलब पूरा का पूरा जैसे शेयर मार्केट का भाव ऑल ओवर इंडिया में पता चल जाता है क्या चल रहा है रिलायंस के एक शेयर का, है ना, सेम ही चलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी सब तरफ जो है वो हम बता सकते हैं। पर्टिकुलर एक एरिया ले सकते हैं या फिर ओवरऑल पैन इंडिया ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब पहला एक फिक्स कर दो, देन उसके नीचे जो है वो बेचना हो ही नहीं पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट इस पर आते हैं मोस्ट वल्नरेबल फर्स्ट। तो ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देखिए गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है वैक्सीनेशन पर फ्रंट लाइन सैनिटेशन वर्कर्स को, लेकिन मोस्ट वल्नरेबल जो है मतलब कौन, मैनुअल स्केवेंजर्स। ठीक है, उनको यहाँ पर अटेंशन जो है वो मिलता ही नहीं है जो डिजर्व करते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्यू कैटेगरी सैनिटेशन वर्कर जो है उनको क्लासीफाई किया जाता है फीकल स्लज। ठीक है, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सैनिटेशन वर्कर्स, देन टॉयलेट सैनिटेशन वर्कर्स, इसमें कम्युनिटी हॉस्पिटल पब्लिक स्कूल डोमेस्टिक हाउस होल्ड सब आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइट सैनिटेशन वर्कर्स, देन सीवर एंड ड्रेन सैनिटेशन वर्कर, सेप्टिक टैंक सैनिटेशन वर्कर, वेस्ट रिकवरी सैनिटेशन वर्कर, ऑपरेशनल सैनिटेशन वर्कर, सैनिटेशन वेस्ट इंटरसेक्शन वर्कर्स, ये सभी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। वर्कर्स जो मैन्युअली यहाँ पर डिस्कार्ड करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा को, तो ये यहाँ पर कितना बड़ा काम कर रहे हैं और ये अगर देखा जाए तो कितने ज़्यादा एक्सपोज्ड है ना। अब अगर आप देखोगे तो फॉर इंस्टेंस सीवर एंड ड्रेन क्लीनर जो है, सेप्टिक टैंक वर्कर जो है, वो यहाँ पर टॉयलेट साफ करना, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करते हैं। अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत बड़े बड़े योजनाएं लेकर आती है कि जो टॉयलेट्स है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करो, लेकिन जो टॉयलेट्स को साफ कर रहा है उसकी बात कौन करेगा। यहाँ पर रिस्क जो है कितनी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है सेप्टिक क्लीनिंग के लिए, है ना। और सैनिटेशन वर्कर जो है एवरी 5 डे एक सैनिटेशन वर्कर जो है ये मरता है। टॉयलेट सैनिटेशन वर्कर जो है उनको यहाँ पर ह्यूमन जो एक्सक्रीटा है उसको यहाँ पर फोर्सफुली वॉश करना पड़ता है क्योंकि वाटर सप्लाई जो है प्रॉपर तरीके से नहीं रहता है। इवन वेस्ट रिकवरी सैनिटेशन वर्कर परफॉर्म द वर्क ऑफ मैनुअल स्केवेंजिंग एज रेगुलर कॉन्टैक्ट विथ अनप्रोटेक्टेड बायोमेडिकल वेस्ट, एनिमल कार्केसेस एंड फिक्सेस। तो ये सब पे कितने ज़्यादा वल्नरेबल है ये लोग। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ मच मोर वैल्यू टू द गवर्नमेंट दैन टॉयलेट क्लीनर्स। टॉयलेट क्लीनर से ज़्यादा गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई सोशल सिक्योरिटी जो है वो इनको नहीं मिलती है, कोई अकाउंटेबिलिटी जो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर वो सब कुछ नहीं होता है, रिहेबिलिटेशन स्कीम जो है वो नहीं होती है, हेल्थ केयर या पेंशन की कोई प्रोविजंस यहाँ पर उनको नहीं दी हुई होती है। लास्टली कोई इंपॉर्टेंस इनको नहीं दिया जाता है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ में आप देखते हो कि इनके लिए कुछ दिया जा रहा है, इनके लिए कुछ किया जा रहा है, कुछ भी नहीं दिखता है ना। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है कि ये अगर लोग देखा जाए तो लॉन्ग टर्म डिसीजेज जो है उसको ये फेस करते हैं, क्योंकि इतने सालों तक अगर ये इसी चीज़ में काम करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म डिसीजेज इनको होते हैं। तो कहाँ से करेंगे ये लोग, कहाँ से अपना पूरा पोषण कर पाएंगे, अपने बच्चों का पोषण कहाँ से कर पाएंगे। चिल्ड्रन जो है ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं, टीबी से सफ़र करते हैं, कॉलेरा से सफ़र करते हैं, है ना। तो ये क्योंकि वेस्ट जो जनरेट हो रहा है सिटीज़ के द्वारा उसके पेरीफेरी में ये लोग रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स या समस्याएं फेस की जा रही है। तो अगर आप एक आईएएस ऑफिसर हो तो आप इस चीज़ के लिए क्या कर सकते हो, इनके लिए आप क्या कर सकते हो, किस तरीके की आप पॉलिसी जो है वो आप सोचते हो दिमाग में, किस तरीके की पॉलिसी आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, वो क्या आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, ये ज़रूर बताइए, क्योंकि ये एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है ये 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसके बारे में एडिटोरियल बात कर रहा है। अब देखिए पूरा एडिटोरियल जानने की ज़रूरत नहीं कि 15th फाइनेंस कमीशन है, उसने यहाँ पर बेसिकली 42% जो है वो अलॉट किया हुआ है, 42% जो सेंटर से स्टेट को शेयर जाता है। ठीक है, पिछले साल भी 42 था, मतलब पिछले वाले 14 में भी 42 था, अभी 15 में भी 42 किया गया है। अब 42 के बजाय अब यहाँ पर 41 आपको देखने को मिलेगा। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर इसको बाइफरगेट किया गया
यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। तो अब वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसके बारे में केंद्र देख लेगा। तो अब यहाँ पर क्या है, इसका जो 1% था वो कम कर दिया गया है, मतलब 41% जो है वो कर दिया गया है। अब फाइनेंस कमीशन अगर हम देखते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स कैसा रहेगा सेंटर और स्टेट के बीच में वो डिसाइड करता है। अंडर आर्टिकल 280 यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स और अर्लियर। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है इसके पर्सपेक्टिव से। अब देखिए एक और जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, सिंपल न्यूज़ है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो यहाँ पर मंथ लॉन्ग एक्सरसाइज होल्ड कर रहे हैं थार डेजर्ट में, ठीक है। अब आपको कई बार जो मैच द पेयर है उसमें एक्सरसाइज पूछ ली जाती है कि ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, ऐसा वैसा। ये जो एक्सरसाइज है इसका कोड है जिदार उल हदीद, ठीक है। 4 वीक लॉन्ग डिफेंसिव एक्सरसाइज है जो यहाँ पर डिफेंस डेजर्ट में कैसे करे उसके बारे में यहाँ पर ये चल रहा है। थार डेजर्ट जो है एरिड रीजन है जो 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। नेचुरल बाउंड्री ये फॉर्म करता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।